हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास 6 की हिंदी। जो हम बुक ले रहे हैं सबसे पहले वो है हमारी वसंत। तो वसंत बुक में जो है हमारे पास में गद्य और काव्य दोनों ही तरीके से दिया गया है। हम आपको बता दें कि हमारा जो हिंदी लिटरेचर है, जिसे हिंदी में हिंदी साहित्य बोला जाता है, वो 2 खंडों में विभाजित होता है, काव्य खंड और गद्य खंड। यानी कि एक जो हिंदी लिटरेचर, हम यहाँ लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी लिटरेचर जिसे हम हिंदी साहित्य बोलते हैं, वो 2 खंडों में विभाजित है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड में हमारा क्या आता है? काव्य खंड में हमारी कविताएं आती हैं, दोहे आते हैं, आपके गीत आएंगी, गज़लें आएंगी। जो भी जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में बढ़ते जाएंगे, काव्य खंड में एक नई नई चीज़ें आती जाएंगी। दोहे हैं, आपके पद हैं, छंद हैं, चौपाइयाँ हैं, सूक्तियाँ हैं, ये सभी हमारे किस में आते हैं? काव्य खंड में आते हैं। अब उसके बाद गद्य खंड के अंदर क्या आता है? गद्य खंड में हमारी आती हैं कहानियाँ, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आलोचक, एकांकी, ऐसी बहुत सी चीज़ें अभी हम जब पढ़ेंगे तो हम एक एक करके आपको चीज़ें बताते जाएंगे कि ये गद्य की किस विधा में लिखा गया है, ये काव्य की किस विधा में लिखा गया है। तो जो हम पहला चैप्टर ले रहे हैं वो है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो हमने चैप्टर, हमारा जो पहला बुक का है, वसंत बुक का, ये हमारा काव्य खंड में आता है और ये एक कविता है। काव्य में एक कविता है, आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये लिखित है केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा। किस तरीके से उन्होंने नन्ही चिड़िया के जो है कितने साहस भरे कृत्यों को कितने ही सम्माननीय ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है? वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी अपने आप को एक नीली पंखों वाली चिड़िया के रूप में व्यक्त कर रहे हैं कि वो ये महसूस कर रहे हैं और खुद अपने आप को जो है नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया कहते हुए ये कविता लिख रहे हैं। क्या बोलते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मार के, यानी कि मैं वो चिड़िया हूं जो चोंच मारती है, चोंच मार के दूध भरे जुंडी के दाने। तो जुंडी के जो दाने होते हैं, जुंडी अनाज होता है, उसका जो दाना होता है उसके अंदर सफेद सफेद होता है, तो जैसे लगता है कि दूध भरा हुआ है, तो इसीलिए इसको बोला गया है दूध भरे जुंडी के दाने, क्योंकि जब उसको तोड़ा जाए या पीसा जाए तो वो अंदर से सफेद रहता है। तो ये इसीलिए बोला कि मैं वो चिड़िया हूं जो चोंच मार के जुंडी के दानों को खा लेती हूं, बहुत ही रुचि से, मतलब मुझे वो जुंडी के दाने खाने में बहुत आनंद आता है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मतलब वो दानों से ही संतोष कर लेती है, उसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, वो जुंडी के दानों से ही संतोष कर लेती है। बहुत ही संतोषी चिड़िया हूं मैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मतलब अनाज का मैं बहुत सम्मान करती हूं और बहुत ही प्यार करती हूं। तो ये 4 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत थी। अब इसका अर्थ कैसे, भावार्थ कैसे लिखेंगे? देखिए, भावार्थ में क्या होता है, अभी तो हमने आपको सिर्फ अर्थ बताया, हमने लाइन वाइज अर्थ बताई, लेकिन भाव प्लस अर्थ अलग अलग चीज होती है। क्या हम बोलते हैं जब हम बोलते हैं भावार्थ? देखिए ऐसे लिखते हैं ना भावार्थ, तो जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? भाव प्लस अर्थ, भाव प्लस अर्थ आ रहा है। तो अर्थ तो हमने आपको समझा दिया, ये अभी हमने समझाया, लेकिन अब वो आपको लिखने के लिए क्या बोल रहा है? भावार्थ, यानी कि आपको पहले इसका भाव बताना है, फिर इसका अर्थ बताना है। तो भाव बताने का मतलब ये है कि ये जो आपने जितनी लाइनें पढ़ी, इसे एक लाइन में पहले एक्सप्लेन कर दीजिए, सिर्फ एक लाइन में बता दीजिए, फिर लाइन वाइज उसके अर्थ को बताइए। इस तरीके से भावार्थ लिखना होता है। तो यहां पर जो हमने आपको बताया कैसे, देखिए होगा। सबसे पहले तो हम डालेंगे अर्थ। प्रथम पद में लेखक एक नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया का उल्लेख अपने आप को महसूस करते हुए कह रहे हैं। सिर्फ आपको यह दे देना है, क्या कह रहे हैं? ये चिड़िया बहुत ही संतोषी है और उसे अन्न से बहुत प्यार है।
अनाज, क्योंकि भाई उसका जीवन, अनाज सभी का जीवन होता है, इसलिए कहते हैं ना अनाज का अनादर नहीं करना चाहिए। तो अनाज का वो बहुत ही सम्मान करती है, प्यार करती है। वह दूध से भरे ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि और रस लेकर खाती है, यानी कि ज्वार के दाने वो अंदर से सफेद होते हैं, इसलिए उनको दूध भरा कहा गया है। उन दानों को वो बहुत ही आनंद और रस के साथ में खाती है। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने तथा अन्य के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि ये स्वयं को वो चिड़िया बताते हुए बता रहे हैं कि मैं बहुत ही संतोषी हूं और अनाज का भी सम्मान करता हूं। अब नेक्स्ट आगे की लाइनें क्या बोल रही हैं? वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो अब यहाँ पे क्या भाई, चिड़िया कोई भी पशु पक्षी कुछ भी होगा उसे हरियाली से बहुत प्यार होगा। भाई हरियाली जीवन होता है सभी का, तो उसी पे आधारित ये चीज बताई गई। क्या है? वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। मैं वो चिड़िया हूं जो कंठ गोल के एकदम पूरी तरीके से कंठ खोल के अच्छे से गाती हूं, बूढ़े बन बाबा की खातिर। किसके लिए बूढ़े बन बाबा? कौन? अर्थात जंगल के खातिर। भाई बूढ़ा इसलिए क्यों बोला गया है? क्योंकि वो बहुत समय से यहाँ पर है, और बन बाबा मतलब जंगल है वो। तो बूढ़े बन बाबा, बाबा किनको बोलते हैं? बूढ़े को बोलते हैं। तो वो जंगल बहुत समय से यहाँ पे, चिड़िया तो अभी अभी आई है, पैदा हुई है, तो वो बोल रही है कि जो बहुत समय से, पुराने समय से ये जो जंगल है उसके लिए, उसकी खातिर के लिए चिड़िया जो है अपना खूब कंठ खोलती है और मधुर गीत गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, यानी कि जो छोटी सी चिड़िया है लेकिन मुंह खोल के खूब अच्छे से गाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूं। मैं अर्थात केदारनाथ अग्रवाल जी अपने लिए बोल रहे हैं, वो चिड़िया मैं हूं। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मतलब आपका जो दृश्य रहता है, मुझे उन दृश्यों से, हरियाली भरे दृश्यों से बहुत ही अधिक प्यार है। तो यहां कैसे लिखेंगे? द्वितीय पद में लेखक बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है। मतलब वो जंगल जिसमें वो रहती है उसे बहुत ज्यादा प्यार है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो उसका जीवन है, इसलिए उसको उससे बहुत प्यार है। तथा अपने बूढ़े बन बाबा और उसके वृक्षों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। अपने बूढ़े बाबा यानी कि अपने जंगल के लिए वो खूब दिल खोलकर गाना गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है, और वो इस प्रकृति को अकेले में आराम से नहीं चाहती कि कोई खलल दे, उसमें रहकर अपने साथ एकांत से जीवन बिताना चाहती है। अब लास्ट लाइनें क्या कह रही हैं? वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो अब क्या है? चिड़िया, अभी चिड़िया ने तो खाना खाया, फिर गाना गाया, अब चिड़िया क्या है? पानी पिएगी। पानी पिएगी। अब पानी कहाँ से पीती है? नदी से पीती है। तो वही चीज बता रही है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, अभी चोंच मार के खाना खाया, अब क्या है? वो चोंच मार कर पानी पिएगी। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, अब नदी कैसी है? वो बहती रहती है, उसमें खूब उफान उठते रहते हैं, तो उसमें से वो पानी बड़ी अच्छे से पीती, चोंच मारकर, यानी कि पानी रूपी मोती को वो अपने मुंह में रख लेती है, पी लेती है। जो वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखे वाली चिड़िया, अर्थात केदारनाथ अग्रवाल जी कह रहे हैं वो छोटी चिड़िया मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है, क्योंकि नदी ही उसका जीवन है, पानी के बगैर जीवन संभव नहीं। तो वो बोलती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। वो चढ़ती उड़ती चिड़िया जो है वो नदी से जो पानी पीती है उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अंतिम पद में कवि कहना चाहते हैं कि यह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि वह चिड़िया छोटी होने के बाद भी उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले आती है, अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से उसके जल में बहुत ही
प्यार भी है, यानी कि नदी का जल जो है उसे बहुत प्यारा भी है क्योंकि वो उसका जीवन है। तो इस तरीके से इस पाठ को मैंने आपको समझाया कि वो केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखित थी। इस कविता में हमने देखा किस तरीके से उन्होंने इस कविता के माध्यम से कवि ने अन्न, जल और प्रकृति के महत्व को समझाया है कि एक चिड़िया भी इन सब चीज़ों के महत्व को जानती है, हमें भी इनके महत्व को समझना है और इनको हमेशा बचाए रखना है क्योंकि ये जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो अब इस पे आधारित जो प्रश्नोत्तर हमारी पाठ्यपुस्तक में पूछे गए हैं, अब हम उनको देखना शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहते हो? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अब इस कविता में क्या दिया है? नीले पंखों वाली चिड़िया, यानी कि जो चिड़िया में ये जो शीर्षक दिया, अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो क्या होगा? वह चिड़िया जो शीर्षक दिया गया है इसको हम क्या कर सकते हैं? अब एक तो उसमें नीली पंखों वाली चिड़िया के बारे में बात की गई है, हम उससे रिलेटेड दे सकते हैं या आपके मन में और भी कोई चीज़ आए तो आप लिख सकते हैं। तो हमने किस तरीके से लिखेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। पहला क्या है, मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगी, क्योंकि बार बार ये वाक्य का इस्तेमाल किया जा रहा है, नीले पंखों वाली चिड़िया। इसके अन्य शीर्षक नन्ही सी या सुंदर चिड़िया भी हो सकता है, क्योंकि ये बात क्या हो रही है, एक छोटी सी चुलबुली सी चिड़िया के बारे में बात हो रही है। तो उसने जो चिड़िया ने जो सारी चीज़ें कही है वो अपने आप को ही इंडिकेट करके, मैं वो छोटी सी चिड़िया हूँ जिसको अन्न से प्यार है, जिसे विजन से प्यार है और जिसे नदी से प्यार है। तो यहाँ पर उसे हरियाली दृश्य से प्यार है, सब कुछ है। तो ये चिड़िया के बारे में ही, इसलिए शीर्षक चिड़िया के बारे में ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आप शीर्षक को बदलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। यानी कि ये पूरी कविता जब आप पढ़ोगे तो उसमें कई चीज़ें, जैसे उसे जौ से प्यार है, नदी के जल से प्यार है, बूढ़े बजंगल वन बाबा से प्यार है, तो ये सब चीज़ें ही आपको इसमें मेंशन करनी है। तो कैसे करेंगे? चिड़िया को खेतों में लगी जौ बाजरे की फलियों से, जंगल से और जिस नदी से वह ठंडा और मीठे पानी पीती है उससे प्यार है। उसे जंगल में मधुर स्वर में गाना भी अच्छा लगता है। तो सब चीज़ें क्या थी? पहले वाले में उसे क्या था? जौ, जो दूध से भरे जो है जौ के दाने, उसे झुंडी के दाने जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो पहले में हमने देखा था। दूसरे में उसे जो है खूब अच्छे से गाना गाती है, किसके लिए? बूढ़े बन बाबा के लिए। इसलिए इसमें उसे विजन यानी जंगल से प्यार है और उसे गाना भी बहुत अच्छा लगता है। तीसरे पैरा में क्या था? उसे पानी पीना बड़ा अच्छा लगता है, नदी के जल में वो पानी पीती है, उसको वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से वो सारी चीजें आप इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है आशय स्पष्ट करो। यहाँ पर आशय स्पष्ट करना मतलब आपके सामने लाइन दी गई है, इसके मतलब को और इसके भाव को आपको अच्छे से स्पष्ट करना है। तो क्या दिया है? रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इसका क्या मतलब है? रस उड़ेल कर गाने का क्या मतलब है? यानी कि जो वो गाना गाती है वो सुनने में बहुत मधुर है, ऐसा उसको वो ऐसा गाना गाती है जिसमें वो अपनी ही मधुरता को बहुत ही ज्यादा कायम रखती है। तो क्या दिया है? इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है क्योंकि वह स्वतंत्र है, उसके गाने में माधुर्य है। माधुर्य का मतलब मधुरता है, इसीलिए रस उड़ेलने के लिए बोला गया। तो उसके आप माधुर्य नहीं याद रहे तो आप लिख सकते हैं उसके गीतों में मधुरता है। ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में रस उड़ेलकर उसे रसमय कर दिया है। रसमय, भाई रस का मतलब क्या हुआ? आनंद हुआ। आनंद उसे क्यों आ रहा है? क्योंकि वो खुद मन लगा के गा रही है और इतनी मधुरता से गा रही है कि चारों तरफ सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो खुद भी गाने में आनंद ले रही है और जो सुन रहे हैं वो लोग भी आनंद ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रस उड़ेलकर आनंद की बात की गई है। फिर है आशय स्पष्ट करिए। फिर आपके सामने दो लाइनें दी हैं, इसके मतलब को आपको समझाना। क्या दिया है? चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। यानी कि चढ़ी नदी का मतलब क्या है? उफनती हुई नदी है जो एकदम कलकल करके बहती है खूब तेजी से। उस उफनती हुई नदी से वो चोंच मार के पानी लेती है, चोंच में पानी भरती है।
तो अब वो जो पानी ले रही है ऐसा नहीं बेमन से, वो नदी से भी पूछती है क्या उसका पानी पिया जा सके। तो नदी के प्रति उसका सम्मान यहाँ पर व्यक्त होता है कि वो नदी को कितने सम्माननीय ढंग से देख रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल कण लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, कि मतलब ऐसे ही ले ले। वह पहले उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसकी इस इच्छा का भी ध्यान रखती है। कि मतलब मन टटोलने का मतलब क्या होता है कि वो परमिशन ले रही है, कि पहले परमिशन लेती है तब वो पीती है। अंत में अपनी कार्य कुशलता से जल राशि के बीच स्थित जल के मोती को ढूंढ लेती है, यानी पूरे जल में जहां से स्वच्छ जल पिया जा सकता है वो वहां से ढूंढकर स्वच्छ जल को पी लेती है। क्योंकि उस जल से चिड़िया की प्यास बुझती है, इसलिए पानी मोती के समान अनमूल्य है। यानी वो जीवन है पानी, तो इसलिए उसको अमूल्य बताया गया। तो मोती क्या है? बहुमूल्य होता है किसी तरह, तो इसलिए मोती के समान जल को बताया गया है। तो इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है, तो उसी तरीके से आपको जो ये 4 पक्षी दिए गए हैं इनके बारे में, इनके रूप रंग के बारे में आपको लिखना है। तो पहला पक्षी हमारा जो दिया गया है वो है मैना। मैना हल्के काले रंग की होती है और गर्दन पर हल्के धब्बे होते। मैना तो पूरे हल्के काले रंग की होती है, पूरा ही शरीर होता है, चोंच अलग नहीं, सब पूरी टोटल काली होती है, मगर जो गर्दन होती है वो हल्की सी ग्रेइश करके उसमें ब्लैक ब्लैक कलर के धब्बे, यानी कि हल्के ग्रे कलर में, और उसके थोड़े से धब्बे होते हैं। कौवा, कौवा कैसा होता है? काले रंग का होता है, उसके पंख कहीं गहरे और कहीं हल्के काले होते हैं, तो वो भी पूरा काला होता है, मगर पंखों में कहीं हल्का और कहीं ज्यादा काला रंग भरा होता है। दूसरा बत्तख। बत्तख क्या? बत्तख की चोंच व पांव हल्के पीले रंग के होते हैं। उसके देखें ना, चोंच और पांव हल्के पीले रंग के होते हैं, बाकी पूरी सफेद होती है, और पूरा शरीर सफेद पंखों से ढका होता है। कबूतर, कबूतर तो कई तरीके के होते हैं। जैसे कबूतर स्लेटी रंग का होता है, उसकी आंखें लाल व पांव गुलाबी रंग के होते हैं, उसकी गर्दन पर हल्के काले और सतरंगी रंग की झलक देखने को मिलती है। तो सफेद कबूतर भी होते ना, तो क्या हुआ, उसकी चोंच और पंजे गुलाबी होते हैं। तो आप दोनों ही तरीके के लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे जो चीजें पूछी जा रही हैं, आपने खुद ये सारी चीजें सामने देखी होंगी, तो उसी हिसाब से आपको ये लिखनी है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी दी गई पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता के कुछ नए बंद जोड़ो। मतलब जो शुरू और आखिर के जो बंद, यानी जो लाइनें हर पैरा में दी गई हैं उनको बंद बोलते हैं, उनको बांधा गया है। मतलब पहले ऊपर लाइन एक लाइन, नीचे दूसरी लाइन, उसके बीच में कुछ लाइनों को बांध दिया गया है, इसलिए इसको बंद बोलते हैं। तो बंद जो दिए हैं आपको नए बंद अपने मन से बनाने हैं। कैसे दिया? वह चिड़िया जो गाती है। अब क्या? तो वह चिड़िया जो गाती है, मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर एक गांव है, बनाने मित्र हजार है, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। तो जो था, यानी कि मैं चिड़िया जो, उसी को आगे हमने बता दिया, रस उड़ेलती है, गाती है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, तो उसी तरीके से हमने यहाँ बना दिया है। देखिए कितने ध्यान से, वह चिड़िया जो गाती है यानी कि गाने वाली, मुझे उड़ना बेशुमार है, देखना हर गांव है, यानी कि बेशुमार हर जगह उड़ना है और हर गांव देखना है। इस पृथ्वी पर जितने भी गांव हैं मुझे सब देखने हैं। बनाने मित्र हजार हैं, और अपने बहुत ज्यादा मित्रों को बनाना है। मुझे जीवन से बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह उड़ना चाहती है, तरह तरह के लोगों को देखेगी, जीवन देखेगी, तो उसे ये सारा जीवन जीना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो इस तरीके बहुत ही प्यारे ढंग से अपनी बचपन की कुछ यादें हमारे सामने प्रस्तुत करी हैं। क्या लिखा है? मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मतलब वो धीरे से आपको कहाँ ले जा रही है? उनके खुद के बचपन। हमारा बचपन उनके बचपन में बहुत फर्क, वो पहले की थी। अभी के बचपन में कितनी चीज़ें आधुनिक आ चुकी हैं, उनके समय में ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो वो कैसे कपड़े पहनती थी, कैसे उनके खिलौने थे, कैसे उन्होंने चश्मा लगाया, क्या क्या चीज़ें थी, वो सभी यहाँ पर वो बताएंगी। तो क्या है?
मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। तो यहाँ पर बताया कि जितनी बड़ी आपकी दादी या नानी होंगी उतनी ही बड़ी कृष्णा सोमवती जी यानी कि मैं यानी लेखिका हैं, वो बता रही हैं कि उनकी एज इतनी है इस समय। बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी यानी कि बहुत आपसे बड़ी जो आपकी बड़ी मम्मी की से बड़ी जो बहनें होंगी या आपके पापा की जो बड़ी बहनें होंगी उतनी बड़ी भी मैं हो सकती हूँ। उनकी अपनी उम्र का एक अंदाज़ा उन्होंने इस तरीके से आपके सामने रखा है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। अब उनके परिवार में सब उनको जीजी कहते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। यानी कि वो 19 समथिंग में पैदा हुई, अभी क्या है 20 चल रहा है, तो उनको वही चीज़ लगा कि मैं इसलिए अब थोड़ा शायद इसलिए बड़ा महसूस, सयाना मतलब बड़ा महसूस करने लगी हूँ क्योंकि शायद मैं पिछली शताब्दी की पैदाइश हूँ और अब मेरे सामने कितने नए लोग आ गए हैं, इसलिए अपने आप को मैं बड़ा महसूस करती हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं, यानी कि जो पहनावा जिसको हम बोलते हैं उसमें भी बहुत तरीके के बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। तो रंग बिरंगी कपड़े, बहुत तरह के जो कलर्स होते हैं वैसे वो कपड़े पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, मतलब हल्के रंग पहनो। पहले चटक रंग बिरंगे पहनती थी, अब क्या है हल्के रंग, हल्के गहरे नीले हल्के रंग पहने। पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। अभी तो उन्होंने रंग की चॉइस किस तरह, मतलब जब वो पहले पहनती थी तो उन्हें गाढ़े रंग बड़े अच्छे, गहरे गहरे रंग बड़े अच्छे लगते थे, अब उनको हल्के रंग अच्छे लगते हैं। ये उन्होंने अपने कलर्स की चॉइस में बदलाव दिखाया। अब क्या है पोशाकों में देखिए कि उनकी पोशाक यानी उनका पहनावा पहले क्या था और अब क्या हो गया, कैसा है। उन्होंने दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। दशक मतलब होता है 10 साल का एक समूह, मतलब कि अब मान लीजिए कि 91 से लेकर आपका जैसे होगा 1991 से आएगा आपका 1920 तक का, तो ये आपका इस तरीके से आता है। जैसे हमने शुरू करते हैं ना, जैसे 1921 हुआ आपका, ये दिया 1921, तो अब ये कितना आएगा 10 तक आएगा 1930, तो इसके बीच में पूरे 10 साल का समय आया ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है दशक। ये हमारा कहलाता है दशक। पूरे 10 साल का जो रहता है उसको हम दशक कहते हैं। अब उसमें आगे क्या बोला उन्होंने, क्या पहना है, पहले फ्रॉक। हर दशक में उनके तरह तरह के उनके चेंजेस आते थे। जैसे छोटी थी तो पहले कैसे पहनती थी, थोड़ी बड़ी हुई, तो जिस तरीके से बदलाव है। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, निकर आती थी जो वॉकर की तरह, यानी कि स्कर्ट भी होती थी और निकर भी होती थी। स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो पहले स्कर्ट वॉकर्स पहनती थी, अब क्या हो गया उन्होंने चूड़ीदार और जो है सलवार सूट पहनने तक शुरू कर दी। अब उनमें ये चीज़ बदलाव आ गई है। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, मतलब कि कुछ फ्रॉकें वो जो पहना करती थी उनको इतनी पसंद आई थी जो उनको आज भी याद है। हल्की नीली और पीली धारीदार वाली लाके, मतलब कि जो स्ट्रिप्स वाली जो लाइंस वाली होती है उसमें रंग बिरंगे थे। कौन कौन से रंग थे, नीला और पीला। ऐसी स्ट्रिप्स वाली जो फ्रॉक पहनती थी उनको बड़ी अच्छी लगती थी। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, यानी कि कॉलर जो था वो गोल कॉलर होता था और पफ होता था, यानी कि ऐसा फूला हुआ जो है उसकी बाहें होती थी। एक हल्की गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, एक गुलाबी रंग का फ्रॉक था जो उन्हें बहुत पसंद था, जिनमें चुन्नटें पड़ी थी, यानी कि सिलवटों के साथ बनी हुई फ्रॉक थी। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल थी और नीचे उनको फ्रिल लगी। तो उनको जो कपड़े याद है वो आपको बता रही कैसे कैसे उन्हें पसंद थे। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था, यानी कि फ्रॉक में जो है जेब हुआ करती थी, पॉकेट हुआ करती थी और सर पे रिबन लगाने का बहुत ज़्यादा चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। अब गर्मियों में भी वो पहनती थी, फर वाला एक फ्रॉक पहनती थी जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था।
दो ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक का मतलब जो ऊपर से लेके नीचे तक एक में रहती है वो ट्यूनिक। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी थी, अंदर जो कोटी पहनती थी उसमें प्याजी कलर होता था। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। ये दो ट्यूनिक उनको आज भी याद है, उन्हें बहुत पसंद थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है, मतलब उनको अपने कपड़ों से इतना ज़्यादा प्यार था कि इतनी बड़ी हो गई लेकिन तब भी बचपन की वो उनकी हर एक चीज़, फ्रॉक हो कुछ भी उन्हें याद है। उसके साथ साथ उनके जो मोजे और स्टॉकिंग हुआ करती थी वो भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो क्या था, बचपन में सारे कपड़े तो नौकर नौकरानी धुलते थे लेकिन मोजे धुलने की जिम्मेदारी जो मोजे पहन रहा है उसी के ऊपर हुआ करती थी कि वही पहनेगा। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे, जितने बच्चे थे वो संडे की सुबह मोजे धोने में। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। कहते हैं ना, जब पॉलिश लगाते तो डार्क रहती है, हल्की सी फेडेड रहती है, लेकिन जब थोड़ा ज़्यादा रगड़ी जाती है तो उसमें चमक आ जाती है। तो वो चमकाने की होड़ हुआ करती थी कि कौन कितनी जल्दी चमका लेता है। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं कि इतने साल बाद भी मुझे आज बूट पॉलिश करना तब भी अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि अब तो भाई मुझे, कृष्णा सोमवती जी कहती हैं कि मुझे शू पॉलिश करना आज भी बहुत पसंद है। आज तो तरह तरह के शूज़ आ गए, कैनवस के शूज़, क्लॉथ के शूज़, बहुत तरीके के, लेकिन हर किसी में शू पॉलिश नहीं होती। लेकिन जब इनको बचपन में नए शूज़ मिला करते थे तो छालों का इलाज सबसे पहले छोड़ा जाता था। मतलब नया जूता मिला है इसका मतलब छाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। अब रुई क्यों रखते थे? कहते जब कहीं लंबी सैर पे जाते थे, कहने का मतलब जब हमें ज़्यादा वॉक करना होता था, ज़्यादा चलना होता था, तब हम अपने साथ क्या रखते थे? रुई। क्यों? क्योंकि ज़्यादा चलेंगे तो जूते जो हैं वो काटने लगते थे। उस सिचुएशन में जहाँ से काट रहे हैं आप वहाँ पे रुई लगा दीजिए। तो इससे क्या होता था कि भाई थोड़ा आपको आराम से चलने की मिल जाता है। तो कृष्णा सोमवती क्या कहती हैं, हमारे बचपन और अभी के दिन में बहुत ज़्यादा फर्क है। यानी कि जो हम उनके खुद के बचपन के दिन थे और आज जो हमारे जो दिन चल रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। अब कैसे फ़र्क समझाती हैं वो देखिए। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्ट्रोल ऑयल पीना पड़ता था। कहते थे शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए ये चीज़ें पहले पिलाई जाती थी। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। मतलब आज सब पिएंगे तो उसकी महक जो थी वो पहले सुबह उठते ही सबके नाक में आने लगती थी कि आज ये पीना है। अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सुबह से ही चिढ़ मच जाती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते हैं। खुराक के निशान मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो मार्किंग कंटेनर होते हैं कि इसमें इसमें इतने मिलीलीटर आएगा, इतने मिलीलीटर आएगा, तो जो जिसमें निशान पड़े रहते हैं वो वाला गिलास, उन्हें देखते ही मितली आने लगती थी। वो गिलास जैसे ही सामने आता था कि अब ये पीना है, और वो कैस्ट्रोल ऑयल की इतनी गंदा टेस्ट होता था कि उसको देखते ही जो है मिचलाने लगता होता है ना, काने उल्टी आने सा होने लगता है, वैसा होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती थी। तो वो कैस्टर ऑयल को उन्होंने क्या रखा था? शनिवारी दवा। शनिवारी दवा क्यों? क्योंकि हर शनिचर हर सैटरडे को पिलाई जाती थी, इसलिए उनका नाम रखा था शनिवारी दवा। तो उन्होंने कहा अगर हम नहीं भी पीते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तबीयत तो हमेशा हम लोगों की ठीक ही रहती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। मतलब हमारे और तुम्हारे समय में बदलाव है, क्योंकि तुम्हारे शौक अलग हुआ करते थे, तुम्हारी दिलचस्पियाँ अलग हैं, और जब हम छोटे थे तो हमारी दिलचस्पियाँ अलग हुआ करती थी।
याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, ग्रामोफोन होते थे ना बड़े से ऐसे करके भोपू, और छोटा सा नीचे बॉक्स होता था, वो हुआ करते थे। रेडियो और टेलीविजन नहीं थे उस समय। ग्रामोफोन इतना बड़ा सीडी, जैसे हम लोग सीडीज देखते हैं, छोटी छोटी सीडीज होती हैं, इतने बड़े बड़े पहले रिकॉर्ड्स आते थे, उनको रख के बजाया जाता था। पहले रेडियो और टेलीविजन लोगों के घरों में नहीं होते थे। हमारे बचपन में कुल्फी आइसक्रीम हो गई। अब क्या हुआ, जो हम अपने बचपन में कुल्फियां खाया करते थे वो आज के समय में आइसक्रीम बन गई है। हम लोग आइसक्रीम्स खाते हैं, वो लोग क्या कुल्फियां ही खाया करते थे। कचौड़ी समोसा पेस्ट्री में बदल गया। हम लोग कचौड़ी समोसा जो होता था वो लोग बचपन में खाते थे, अब के समय में क्या हो गया है, पेस्ट्री चीजें पेस्ट्री में बदल गई हैं। शहतूत और फालसे और खस के शरबत कोक पेप्सी में। तो जो शहतूत, फालसे और खस के शरबत हमारे बचपन में पिए जाते थे, यानी कृष्णा सोमवती के बचपन में पिए जाते थे, अब वो किस में बदल गए हैं, पेप्सी और कोला में। अब सब लोग क्या पीते हैं, पेप्सी दे दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स दे दीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स में बदल चुके हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमिनेट और विम्टो वो मिलती थी। उस समय कोक नहीं होती थी तो लेमिनेट वगैरह मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली के बड़े हुए बच्चों में वेगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। तो जो बड़े घर के बच्चे होते थे, पैसे खर्च कर सकते थे, वो ब्रांडेड चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज वगैरह खाया करते थे। कहाँ की, वेगर्स की, डेविको की, आदि की। ये बहुत ही नामी रेस्टोरेंट्स थे उस समय के। हम भाई बहनों को ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो ये लोग शिमला में रहते थे, तो जो शिमला मॉल का मतलब है मॉल रोड होती है, एक ही रोड है, उसी पे सारी शॉप्स होती थी। तो उस रोड से इन लोगों को क्या लाने का, ब्रेड लाने की ड्यूटी लगती थी। आज तुम लाओगे तो अगली बार कोई और लाएगा, अगली बार कोई और लाएगा, तो इस तरह से ड्यूटी लगती रहती थी। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। क्या होता था, ज्यादा दूर नहीं था, खाली छोटी सी चढ़ाई करके एक मैदान क्रॉस करके ये लोग सीधे ही मॉल पहुंच जाया करते थे। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पे, सीधे उस चढ़ाई से जैसे ही नीचे आते तुरंत ही कहां पहुंच जाते थे, मॉल पे पहुंच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भाती थी। और जब वहां पे शॉप पे पहुंचते थे तो तरह तरह की चॉकलेट और पेस्ट्री देख के एकदम मन ललचा जाता था कि कितनी या क्या क्या ले ली जाए। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। मतलब उनको जो पैसे, मतलब आप सिर्फ एक बार हफ्ते में चॉकलेट खरीदेंगे। आजकल तो भाई सब डेली खा लें, मम्मी हाँ एक खा लें, इस तरीके से होता है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था, खाली हफ्ते में एक बार ही खरीदने की परमिशन थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेके खाती। तो क्या होता था, वो खरीद के ले आती थी लेकिन कभी खड़े होकर नहीं खाती थी, लाई घर पे ले आई, साइड बोर्ड में अपने रख दिया, और जब खाना खा लेती थी और आराम से बिस्तर पे लेट कर खाती थी। इसलिए उनके पास चॉकलेट क्या काफी समय तक टिकी रहती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद है। काफल्स मतलब कपकेक्स रहते थे, बहुत याद आते, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आता है। तो वो जो केक्स होते थे वो बहुत ही इनको टेस्टी लगते थे, वो आज भी उनको याद आते हैं, तो बहुत मजा आता है उनको खाने का। चेस्टनट एक और गजब की चीज थी। चेस्टनट जो होती है वो भी उनको बहुत ज्यादा पसंद थी। आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में, तो उनको क्या होता था, आग पे भूना जाता था, वो फट जाते थे, फट जब जाते फिर उसके बाद उनको खोल के खाया जाता था, तो वो चेस्टनट कहलाते हैं। चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चना जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। तो चना जोर की गरम की मतलब वो जो कोन बना के नहीं उसके अंदर लाई मुरमुरा भर के देते हैं, तो वो चना जोर गरम होता है। जो ट्रायंगल बनाते हैं, नीचे पतली सी रहती है और उसमें भर देते हैं, तो वो पुड़िया जो पहले थी वो आज भी मिलती है। पुराने कागजों की बनाई हुई इस पुड़िया में निगाह हाथ का कमाल ही है। निगाह हाथ का कमाल मतलब उसको बनाने में ही इतनी बढ़िया कारीगरी है कि मतलब एक कागज लीजिए, कागज को फोल्ड करिए, फोल्ड करके बहुत ही अच्छे से सामने प्रस्तुत कर दीजिए, और उसके अंदर चना जोर गरम, ऊपर का मुंह चौड़ा रहता था, नीचे का पतला रहता था पकड़ने के लिए। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर आ जाएं।
एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो वो गाना स्कूल का हर बच्चा गाता रहता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकते थे, मतलब चना जोर गरम की जो पुड़िया मिलती थी उस पर खूब अच्छा मसाला बुरक के खाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती थी। जो पूरा मैदान इनको पार करके अपने घर आना पड़ता या मॉल रोड जाना पड़ता, तो ये पुड़िया हमेशा, वो जब तक गिरजा मैदान पार करते थे, ये पुड़िया पूरे मैदान में चलते चलते ये लोग खाते ही रहते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। तो उसमें जो चना पापड़ी पड़ती थी उसको एक एक करके मुंह में डालने में बहुत ही मजा आता था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए। तो शिमला का जो रिज एक जगह का नाम है, वो इन्होंने बहुत ज्यादा मजे किए। घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता है। तो वहां पे क्या होता था, पर्यटक बहुत आते थे, तो यहाँ पर तरह तरह की घोड़ों की सवारी, तरह तरह के स्टंट्स जो है ना वहां पे होते थे। तो शिमला में रहने वाला हर बच्चा कभी ना कभी वो सवारी जरूर किया होगा। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, उन पर हंसते हैं। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो उन्होंने बोला कि हम घोड़ों को बहुत ही समझते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन घोड़े भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये बात उन्होंने शुरू तो करी, मगर उन्होंने बोला कि हम कभी और किसी दिन इस बारे में बात करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कहते। तो अब क्या बोलते, शाम को रंग बिरंगे, सामने चर्च था, पहाड़ थे, उसकी घंटियां, तो मतलब जो मौसम बनता था वो बहुत ही ज्यादा सुहावना होता था। सारा दृश्य परिदृश्य बहुत ही अच्छा रहता था। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट भी भीड़ से उभरता कोलाहल। तो अब क्या, इन्होंने शाम का दृश्य हमें बताया कि किस तरीके से धीरे धीरे सूरज ढल रहा है और धीरे धीरे सारा परिदृश्य गहराता जा रहा है। आसमान में उजाले के साथ धीरे धीरे टिमटिमाते हुए तारे दिखने लगते हैं और साथ में जमीन पर भी तारे, अर्थात जमीन पर धीरे धीरे लाइटें शुरू हो जाती हैं, लाइट जलने लगती, तो जमीन पर भी तारों जैसा परिदृश्य दिखाई देने लगता है और ये शिमला रिज का पे बहुत ही सुंदर लगता है। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दोनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो जो ट्रेन चलती थी ना, शिमला कालका ट्रेन जो होती थी ओपन, वो उस ट्रेन का मॉडल उस दुकान पर रखा हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़े छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेनें, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो वो मॉडल बना रखा था, मतलब जैसे ट्रेन जाती है जहाँ पे टनल्स पड़ते हैं, पटरियां, तो वो मॉडल उन्होंने बताया कि उस दुकान पे मॉडल रखा रहता था, बहुत ही आकर्षक और सुंदर लगता था, तो उसको ये देखने जरूर जाया करती थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, यानी कि पहले तेज रफ्तार की गाड़ी ट्रेन ही हुआ करती थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। तो ये तो शिमला की बात कर रही थी, बाद में वो दिल्ली में रहने लगी थी। दिल्ली में कहती जब भी हमको जहाज देखने को मिलते तो दौड़ के बाहर आते थे। एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। तो जहाज जब आता था और चला जाता था, जैसे लगता था एक बहुत भारी भरकम जो है चिड़िया आ रही है और ये आया और वो गया। मतलब इतनी रफ्तार से आता था, इतनी रफ्तार से चला जाता था कि वो उसको बस सेकंड्स लगते थे देखने में। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो जो मॉडल वाली दुकान की बात बता रहे थे, जहाँ शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था सुरंगों के और पटरियों के साथ में, उसी से लगी हुई एक दुकान थी जो कृष्णा सोमवती को आज भी याद है। क्यों? क्योंकि उस दुकान पे इनका पहला चश्मा बना था और उस चश्मे वाली दुकान पर जो डॉक्टर बैठते थे वो एक अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा।
छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों की कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो क्या हुआ, शुरू शुरू में उनको भी, कोई भी चश्मा पहने तो अटपटा लगता है, तो चश्मा हम पहनते थे तो उनको बड़ा अटपटा लगता था, लेकिन जो कोई भी देखता, इतनी कम उम्र में ऐनक, दूध पिया करो, ये खाया करो, सब सजेशन जैसे देते उनको सजेशन देते थे। तो ये जो डॉक्टर ने उनसे बात कही थी कि अगर कुछ समय तक पहनोगी तो आंखें अच्छी हो जाएंगी, तो चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम होता रहा, यानी जो नंबर था वो कम होता गया। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूं। जब आप दिन की रोशनी छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और होगा क्या। तो डॉक्टर ने कहा था कि उतर जाएगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, उतरा नहीं चश्मा, लेकिन हाँ धीरे धीरे जो उनको नंबर मिला था वो नंबर जरूर कम होता गया। तो इस चश्मे चढ़ने की जिम्मेदार वो खुद थी। क्यों? क्योंकि वो दिन की रोशनी छोड़ के शाम को टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ना या काम करना ज्यादा पसंद करती थी, तो उनकी आंखें कमजोर हो गई। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया था तो उनके एक चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ते हुए कहा था, क्या कहा था, आंख पर चश्मा लगाया है ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। तो चचेरे भाई ने एक छोटी सी ऐसी राइमिंग पोएम बना के उनको बहुत चिढ़ाया था। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती मैं और यही देखती रही। मतलब वो अब बार बार उसको चिढ़ा रहे थे तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब वो चाय पीने आए थे, चाय पीकर चले गए, तो कमरे में जाकर वो बार बार चश्मा उतार और पहन के देख रही थी कि उन पर कैसा लग रहा है। तो क्या कहती, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं हाँ हाँ, यानी कि चश्मा पहनने के बाद उनकी सूरत कैसी, लंगूर सी बन गई, वो खुद ये चीज कह रही थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा नहीं और मजाकिया भी। तो उन्होंने उसको भी बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में अपने अंदर लिया कि उसके भाई, चचेरे भाई ने जिसको चिढ़ाया, उसको उन्होंने अपने भाई की एक छोटी सी टोपी लेकर उसको और मजाकिया बना के उस माहौल को, मतलब अपने अंदर बुरी चीज न लेकर उसको हल्के में लेकर अच्छे से बात को समझा कि हाँ, चश्मा लगाने के बाद चेहरा अटपटा जरूर लग रहा था। तब की बात थी, अब चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरता हुआ होता है, चेहरा खाली खाली लगने लगता है। तो जब पहना था तब अटपटा लगता था, लेकिन अब बात जो है बदल गई, अब तो आदत हो गई, और अब चेहरे पे चश्मा नहीं रहता तो जैसे लगता है कि चेहरे में कोई चीज की कमी है, अब है नहीं वो चीज की, जो कुछ रह गया है, खालीपन है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। तो उन्होंने बताया कि मुझे वो सारी चीज़ें याद हो गई, किस तरीके से वो लंगूर वाली सूरत, शुरू का चश्मा लगाना, टोपा, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन आज जब भी मैं शिमला जाती हूँ तो शिमला में मुझे टोपी लगाना बड़ा ही पसंद आता है। मैंने कई रंगों की जमा भी कर ली है। उन्होंने बोला, जब शिमला जाती हूँ तो मैं वहाँ जाके बहुत तरह तरह की टोपियों को खरीदती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पहनती हूँ इसलिए खरीदती हूँ, और कई तरीके की उन्होंने टोपियाँ जमा भी कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़न और कहाँ सहज सहल सुभीले वाली हिमाचल टोपियाँ। कहाँ हम अपने सर पर जो है चुन्नियाँ ओढ़ते हैं, लेकिन हिमाचल में जो टोपियाँ पहनी जाती हैं वो बहुत ही सुंदर और सुलभ लगती हैं, देखने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ये कृष्णा सोमवती ने अपनी बचपन की जो यादें हमारे सामने प्रस्तुत करी, ये बहुत ही अच्छी थी, हमारे बचपन के साथ उसको सिमिलर करके बताई। तो ये संस्मरण रूप में जो पाठ था, हमने आपको पढ़ाया, समझाया, उनके मन की बातों को आपको समझाया। इसके प्रश्न उत्तर थोड़ी देर में आपके सामने लेकर उपस्थित होते हैं। थैंक यू, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे बचपन,
तो बचपन में कृष्णा सोमवती जी ने अपनी कुछ बचपन की यादें हमसे साझा की, हमको बताई कि वो बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी, कैसे रंग के कपड़े पहनती थी या कैसे कैसे थी, वो क्या क्या खाना पसंद करती थी, कैसे उनको चश्मा चढ़ा, किस तरीके से सारी चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत करी। तो इसी पाठ से रिलेटेड कुछ प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं जिनके हम उत्तर खोजेंगे कि हमें कैसे देने हैं। क्या था, उम्र के बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव आए, पाठ से मालूम करके लिखिए। तो पाठ में हमने देखा ना कि पहले बचपन में वो कैसे गहरे रंग बिरंगे कपड़े पहनना, फिर धीरे धीरे उन्होंने हल्के रंग के पहनने शुरू कर दिए। पहले वो फ्रॉक्स वॉटर वगैरह पहना करती थी, बाद में क्या हुआ, उन्होंने चूड़ीदार घेरदार गरारे वगैरह पहनने और जो है सलवार सूट वगैरह पहनने शुरू कर दिए। तो ये सभी बदलावों को हम पाठ में से देखकर लिखेंगे। तो क्या दिया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में काफ़ी बदलाव आए। पहनावा जो हमने देखा उसमें काफ़ी बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। फिर वह गहरे नहीं, उन्होंने अचूड़ी पसंद किए, हल्के रंग पहनने लगी। पहले वे फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार घेरदार कुर्ते पहनने लगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ खाने की पीने की चीज़ों में भी काफ़ी बदलाव आए। तो पहले जो चीज़ें उन्होंने पसंद करती थी, अब वो सब चीज़ें उनके साथ नहीं है। सभी के साथ आता है कि उम्र के बदलाव के साथ जो है चीज़ें भी बदलती हैं, जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है हमारे पसंद बदलती रहती है। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो क्या होता था इतवार की सुबह कि घर के नौकर नौकरानियों को मोजे देने की परमिशन नहीं थी, मोजे बच्चों को अपने आप धोने पड़ते थे। तो सुबह सुबह वो लोग मोजे धोते थे और उसके बाद जूतों में पॉलिश किया करते थे। तो वही चीज़ें इनके इतवार यानी कि संडे की सुबह का कार्य रहता था। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे उनको। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती हैं। तो उन्होंने क्या क्या बताया, हमारे समय की कुल्फी आपके समय की आइसक्रीम हो गई, समोसा कचौड़ी पेस्ट्री हो गई, फालसे और खस के शरबत पेप्सी और कोला हो गए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने हमें बताई थी ना, वही चीज़ें हमको यहाँ पर लिखनी है। कैसे, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका बताती हैं कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उसके स्थान पर आज घर घर में रेडियो और टेलीविज़न हो गए। तो पहले सिर्फ गाना सुना करते थे, सिर्फ वो भी इतने बड़े रिकॉर्ड वगैरह बजा के। अब क्या हो गया है, रेडियो हो गए हैं और टेलीविज़न हो चुके हैं। कुल्फी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खस के शरबत का स्थान कोक पेप्सी ने ले ली है। तो ये सारी चीज़ों के जो बदलाव हुए थे वो उन्होंने इस लाइन के बाद ही में बताए थे। तो जो लाइन उन्होंने क्या बोली थी, तुम्हें बताती हूँ हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। नेक्स्ट है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। भाई लेखिका की नज़र कमज़ोर थी तो चश्मा लगाना पड़ा था उनको। तो अब वो भाई नया चश्मा लगता है तो अटपटा चेहरा लगता है, तो उनके चचेरे भाई इसी अटपटे चेहरे को लेकर उन्हें बहुत चिढ़ाते थे। क्या था, लेखिका की नज़र कमज़ोर हो गई थी इसलिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। क्या बोलते थे छेड़ते हुए, आंख का चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो इस तरीके से एक शायरी बना के जो है उनको बहुत ही ज्यादा छेड़ा करते थे। नेक्स्ट है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी, उनमें कौन से प्रमुख फलों के नाम हैं। तो अब क्या था, वो चना जोर गरम बहुत खाती थी, फालसे थे, रस भरी थी, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा बचपन में पसंद थी जिसे वो बहुत मज़ा लेकर खाती थी।
लेखिका बचपन में चॉकलेट और चनाजोर गरम और अनारदाने का चूड़ मजेदार तरीके से मजे ले लेके खाती थी। रस भरी कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। वह शहतूत, फालसे, खसका शरबत भी पीती थी। तो ये इनको पसंद थी, ये चीज नहीं बताई, लेकिन वो बचपन में ऐसी ऐसी चीजें खा रही थी। उन्होंने कई जगह ये चीजें पाठ में हमको बताई हैं, तो वही ढूंढकर हमें लिखनी। ये उन्होंने कहीं पर मेंशन नहीं किया कि उन्हें बचपन में ये फल पसंद थे या ये शरबत पसंद था। वो बचपन में ये सब खाया पिया करती थी, उन्होंने ये चीज जरूर मेंशन करी हुई है। नेक्स्ट, लेखिका की तरह तुम्हारी उम्र बढ़ने से तुम्हारे पहनने ओढ़ने में क्या क्या बदलाव आए हैं उन्हें याद करके लिखो। तो अब क्या है भाई, हर किसी के बदलाव अलग अलग आए हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको अपने आए हुए बदलावों को लिखना है। जैसे बॉयज पहले हाफ पैंट पहनते, निकर पहनते थे, फुल पैंट और जीन्स पहनने लगे हैं। पहले खाली शर्ट पहनते थे, अब तरह तरह की टी शर्ट्स और अच्छी जो शर्ट्स वगैरह है वो है, कुर्ते पजामे, जो भी बदलाव आया वो गर्ल्स में जो बदलाव आया वो उस तरीके से लिखेंगी। तो आप सब में जो जो बदलाव आए हैं आपके पहनावे में, आप उनको उसी तरीके से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? लेखिका की तरह मैं भी पहले फ्रॉक पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और कुर्ते पहनती हूँ। तो पहले बचपन में सभी फ्रॉक पहनते थे, जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें बदलाव आता है। जीन्स टी शर्ट्स पहनने लगे हम, फिर सलवार सूट पहनने लगे, फिर स्कर्ट टॉप लॉन्ग स्कर्ट्स पहनने लगे, ट्यूनिक्स पहनने लगे। जो भी आपको चीज़ें समझ में आती, जो भी आपके पहनावे में बदलाव आया है उनको आप यहाँ मेंशन करेंगे। लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज की आवाज़ें ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज तुम्हें क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखिए। देखिए, हर समय के साथ चीज़ें बदलती रह रही, क्योंकि नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो आपको जो चीज़ें बहुत ही आधुनिक होकर जो आपको आकर्षित करती हैं, लगती है कि ये कैसे क्या है, आप तो उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे क्या दिया हुआ है, आज मुझे मोबाइल, किंडल, मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती हैं कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं, क्या होता है। मोबाइल में देश दुनिया की खबर कैसे आ जाती है, किंडल्स में हम बुक्स कैसे पढ़ लेते हैं। तो बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए क्या होती है कि अरे ताजुब करने की बात होती है कि कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं। वही चीज़ें आपको जो ऐसा लगता है आश्चर्यजनक चीज़ें, उनके नेम आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर हमने आपको समझाए। याद रखिए, जहाँ पर आपको अपने मन से करने के लिए बोला जा रहा है, आपके साथ जो चीज़ें घटित हो रही हैं या आपके साथ जो आसपास घटित हो रही हैं, उसी से प्रेरित होकर वो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको भी उत्तर उसी से तरह लिखने हैं। तो यहाँ पर ये पाठ खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।